प्रस्तुत है पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सागर तथा जिला गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन समिति के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन की रेडियो रिपोर्ट। सागर के ग्राम बरारू पटकुई में जिला गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन समिति सागर तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सागर द्वारा आत्मनिर्भर गौशाला प्रबंधन एवं संचालन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से गौपालन एवं पशु संवर्धन से संबंधित तकनीक के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समिति की महिलाओं और गौशालाओं की प्रतिनिधियों के अलावा अच्छी संख्या में सागर के गणमान्य सदस्यों एवं गौपालकों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समिति की महिलाओं और गौशालाओं की प्रतिनिधियों के अलावा अच्छी संख्या में सागर के गणमान्य सदस्यों एवं गौपालकों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। इस 1 दिवसीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री लखन पटेल जी एवं विशेष अतिथि थे सागर के माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सागर के तत्वाधान में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यशाला के बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति सागर के जिला नोडल अधिकारी श्री बलराम सिंह ठाकुर जी। मैं बलराम सिंह ठाकुर, जिला नोडल अधिकारी, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति सागर। हमें ये बताइएगा, ये जो कार्यशाला है तो इसमें कार्यशाला में जैसे कि इससे नाम से ही विदित होता है कि कार्यशाला है, लोगों को कुछ सिखाया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, तो बताइएगा हमें किस प्रकार से इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। जे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो जिले में गौशालाएं संचालक हैं उनके लिए कैसे संचालन करना है, कैसे आय सृजन करना है, किस तरीके से उनको समस्याएं आती हैं, उनको हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, ये सारी संचालन प्रबंधन के बारे में ये पूरा विषय है हमारा आज की थीम का कार्यशाला का। तो उसके माध्यम से सारी चीजें उनको गौशाला संचालकों को बताया जाएगा। क्या क्या चीजें रखी हुई हैं जो कि निश्चित ही गौशाला से ही प्राप्त हुई होंगी? ये सारी जो स्टॉल लगे हैं, ये सारी जो महिला स्वसहायता समूह हैं, क्योंकि हमारी अधिकांश शासकीय गौशालाएं महिलाएं चला रही हैं, तो उनके द्वारा जो भी मूर्ति या दीपक है, कलात्मक सामग्री है, खाद है और आय के अन्य क्या स्रोत हो सकते हैं, ये सारी चीजें उनके माध्यम से बनाई गई हैं। और उनके लिए अतिरिक्त आय का सृजन कैसे हो, ये मार्केटिंग हम लोग प्रयास करें कि इसका मार्केटिंग हो। तो बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी औषधियां हैं जो गौशालाओं द्वारा बनाई जा रही हैं। एक विशेष गौशाला जो साकेत गौशाला धाम मगरौन है उसके द्वारा भी बनाई जा रही है। तो ये है कि जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक जो भी लाभ हो सकता है वो भी प्रयास विभाग के माध्यम से और गौशाला समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। अच्छा, स्टॉल के अलावा हमने देखा कि स्टॉल में सब्जियां भी हैं, कुछ फल भी लगे हुए हैं, तो इनके बारे में बताइएगा, ये कहाँ उगाए गए हैं? ये जो गौशालाएं हैं यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध हैं, चूंकि पानी, बिजली, ये शासकीय गौशालाएं हैं, तो ये सारे आवंटन उपलब्ध करा के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। चूंकि पानी है तो वहाँ पे ये घास भी उगाते हैं, अन्य फलदार सब्जियां या वो पेड़ पौधे भी उगाते हैं। जो भी उत्पादन होता है तो वो एक डिस्प्ले के रूप में यहाँ रखा गया है और ये विक्रय भी करते हैं। तो जो भी लाभ होता है तो उसमें गौ सेवा के लिए भी जाता है और जो भी थोड़ा बहुत है कि आर्थिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण के जरिए हो सके, वो भी हम लोग कार्य। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में गौशालाओं में ही निर्मित स्वदेशी वस्तुओं की स्टॉल भी लगाई गई थी। इन स्टॉल्स में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं जिला नोडल अधिकारी, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति सागर के श्री बलराम सिंह ठाकुर जी। गौमूत्र और गौमूत्र अर्क से जो मेडिसिन बनाई जाती है वो सारी स्टॉल में लगाई गई है। जैसे एक फिनाइल है, कीटनाशक है, ये खेती बाड़ी के लिए
कीटनाशक नियंत्रक। ये जो कीड़े लग जाते हैं उस समय फसलों में छिड़काव करके इसकी रोकथाम की जा सकती है। एक कामधेनु अर्क है जो विभिन्न प्रकार की मधुमेह, दमा, मोटापा इत्यादि बीमारियों से सेवन से उनको। ये बर्तन राज है, लिक्विड है, इससे बर्तन साफ करते हैं। ये कुछ पाउडर बेस में है। ये च्यवनप्राश, ये शुद्ध घी से और विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर इसको बनाया गया है। और ये बाम है जो गौघृत से बनाया गया है। ये नेत्र राज रक्षक है, जो आंखों के जलन है या जो भी खुजली है इस तरीके गौमूत्र से बनाई गई है, इस पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेडिसिन भी है। और अब चलते हैं इस स्टॉल पर। इस स्टॉल पर देखिए काफी चीजें गौमूत्र से भी आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें बनी है। और ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये शासन द्वारा उस समय गौ कास्ट मशीन प्रदान की गई थी। तो जो गोबर से सामान्य रूप से कंडे बनाते हैं, लेकिन ये जो मशीन के द्वारा एक लकड़ी का शेप दिया जाता है जो अधिक समय तक जलती है, अधिक समय तक ऊर्जा देती है। इस वजह से ये गौ कास्ट लकड़ी के रूप में बनाए गए हैं। गोबर का अधिकतम उपयोग करके मिट्टी के साथ मिला के ये विभिन्न प्रकार की सजावटी सामग्री, इनमें दीपक भी हैं जो विभिन्न समयों पर तीज त्योहारों में उपयोग होते हैं। तो ये दीपक भी बनाए गए हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट है हमारा, जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, जो जैविक खाद के रूप में है, केचुआ खाद के रूप में। ये मान के चलिए कि किसानों को ये बहुत लाभकारी है, जो फसल उत्पादन में काफी मदद करता है। इस कार्यक्रम में प्रभारी उप संचालक सागर डॉक्टर समीर सिंह यादव जी ने 1 दिवसीय कार्यशाला पर बताया। सागर में गौ संवर्धन बोर्ड और गौशाला संचालन के द्वारा एक प्रथम बार ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरे प्रदेश में ये प्रथम है जिसमें कि यह सागर जिला पहल करते हुए समस्त गौशालाओं को आमंत्रण करके 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के अंदर में हम जो गौ सेवा में लगे हुए अपने गौ सेवक हैं या फिर गौ संचालन करने में गौशालाएं लगी हुई हैं, उनको हम नई तकनीकों के बारे में उनको कार्यशाला में ज्ञान देंगे। साथ ही साथ में उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका प्रदर्शन करके बाकी जो गौशालाएं नहीं कर रही हैं वो उसको प्रेरित करेंगे ताकि वो भी अपने यहाँ प्रोडक्शन करें, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बने हुए हैं। जी, जैसे कि स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित की जाती हैं गौशालाएं, शासकीय भी हैं और स्व सहायता समूह से भी है। स्व सहायता समूह के द्वारा जो निर्माण किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें गौकास्ट है, गोबर के आपके गमले हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसके बाद में जो शासकीय गौशालाएं हैं, शासकीय गौशालाओं के अलावा जो प्राइवेट गौशालाएं हैं उनके अंदर में गौमूत्र से या गोबर के उत्पाद जो कि हम अपने आम जीवन में उपयोग कर सकते हैं वो बना के यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कुछ हमने सब्जी भी देखी है, कुछ फल भी देखे हैं। जी, ये सब्जियां स्व सहायता समूह के द्वारा, ये महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा गौशालाओं के अंदर में जो जमीन आवंटित है उसके अंदर में नई नई पद्धतियां अपनाते हुए ये प्रोडक्शन करते हैं और साथ ही साथ में आजीविका को अपना बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यशाला में जिला ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक श्री अनूप तिवारी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर जिले में महिला समूहों के साथ काम करता है। जिले में 15,000 से अधिक महिला समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से सभी 11 विकासखंडों में लगभग 30 गौशालाएं इन समूहों के द्वारा संचालित है। बंडा में 2 है और जयसीनगर में 1 गौशाला है। बाकी लगभग सभी विकासखंडों में 2 या 3 गौशालाएं संचालित हो रही हैं। इन सभी गौशालाओं में महिलाएं कुछ न कुछ, जो आज का विषय है कि आत्मनिर्भर कैसे बने, तो महिलाओं की कोशिश है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए उनके द्वारा कोई न कोई उत्पाद तैयार किया जा रहा है। हमारी आप यदि स्टॉल पर देखेंगे तो गौशाला तो एक साधन है ही, गौशाला के अलावा महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में उत्पादों का निर्माण किया है। गोबर से खाद बना रही हैं, कंडे बना रही हैं, गोकास्ट बना रही हैं। बराईठा में गोबर से ईंटें बन रही हैं। सिहोरा और कई गौशालाओं में गोबर के गमले बनाए जा रहे हैं। और ये बाजार में दिए तो काफी, जो दीपावली के समय में दिए, तो ये इस अवसर को निश्चित रूप से बजाती हैं। ये और रक्षाबंधन के समय इन्होंने शुरुआत की थी, मेहंदी के कोन बनाए थे। फिर बाद में वो हर त्योहार में इन्होंने मेहंदी के कोन बनाना जारी रखा और बिक रहे हैं। यदि थोड़ा सा दूध हो जाता है तो
वो दूध या तो बेच लेते हैं या फिर घी भी बनाती हैं ये, क्योंकि ज्यादातर जानवर प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दुग्ध उत्पादन की बात तो हम नहीं सोच सकते हैं, पर बाकी जो चीजें हैं उसमें कर रही हैं। गौशालाओं में लगभग सभी, यहाँ आप देखेंगे स्टॉल में सब्जियां इन्होंने रखी हैं। गोबर के ढेर में ये बरसात में बीज डाल देती हैं, बेलें चढ़ जाती हैं, उससे बेलवंशी सब्जियां हैं वो ये लोग पैदा कर लेती हैं। तो कोशिश ये लोग कर रही हैं अपने स्तर पर आगे बढ़ने का भी। गौशाला से जुड़ी हुई जो केसली की महिलाएं हैं, उन्होंने केसली और देवरी, जैसी नगर, तीनों स्थानों पर इन महिलाओं ने बासमती चावल इस बार बोया था। धान की खेती में इन्होंने बासमती वैरायटी बोई थी और आज आप मंच के माध्यम से इनके द्वारा तैयार किया गया वो जो धान से बनाया हुआ चावल है, सुगंधित चावल। तो कोशिश महिलाओं की बहुत अच्छी है और हमारे तरफ से, आजीविका मिशन की तरफ से सतत ये प्रयास है कि हमारी जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। अभी हाल में एक नवाचार गौशालाओं में किया जा रहा है, 20 का एक नेट हाउस बनाया जा रहा है ताकि ये वहां पर पौधे तैयार करें, वेजिटेबल कल्टीवेशन करें, ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन करें ताकि ये अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। धन्यवाद। कार्यशाला में शामिल मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी गौशालाओं की प्रतिनिधि महिलाओं द्वारा अपनी गौशाला समिति द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में हमसे जानकारी साझा की। मेरा नाम जमुनाबाई पाल है, मैं गड़ोला जागीर से आई हूँ, ब्लॉक खुराई से हूँ और मैं स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ सबसे पहले। और हम पहले समूह में मजदूरी करते थे और जब हमें समूह से अपनी गौशाला मिली तो हम अपने गैयों का पालन पोषण कर रहे हैं और हम अपनी गायों की देखरेख भी अच्छे से कर रहे हैं। और वहाँ हम गोबर से गमले भी बना रहे हैं, गोबर से गौ काष्ठ भी बना रहे हैं और अपनी खेती मैंने बरसीन हरा चारा की भी वहाँ करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति राजपूत है, राहतगढ़ ब्लॉक ग्राम सिहोरा से हूँ। समूह के माध्यम से मुझे गौशाला मिली है और हमारी गौशाला में गमले, गौ काष्ठ की लकड़ी, कंडे आदि और खाद बन रहा है और उसी के माध्यम से हमने अपना खुद का ट्रैक्टर भी लिया है और उसी से हम लोग भूसा बना के पर्यावरण की भी उससे रक्षा हो रही है और गौ के लिए भूसा भी पर्याप्त सही समय पे मिल पाता है। माबाई है, मैं ग्राम लखार से आई हूँ, सागर जिले से, और मेरी गौशाला बहुत अच्छे से चलती है। लकड़ियाँ बनती हैं, कंडे बनते हैं और भूसा वूसा सब और नेफेरिया चारा भी है हमारे गौशाला में। नमस्ते सर, मेरा नाम निशा राजपूत है, ग्राम निवारी खुर्द, दुर्गा स्व सहायता समूह मोहली गौशाला से गौशाला के अध्यक्ष हैं और गौशाला में 177 गाय हैं हमारी गौशाला में और जैविक खाद बना रहे हैं, कंडा बना रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं और जो हवन के कंडा भी बना रहे हैं और भूसा मशीन है, कटिया मशीन है और गमला मशीन है। नमस्ते, मैं सपना कुशवाहा हूँ, ग्राम बसारी स्व सहायता समूह से हूँ और मैं सब्जी लगाती हूँ। हरी सब्जी गोबर से मतलब अच्छी होती है, घास से। मेरा नाम शशि राय है, मैं लखार से आई हूँ, गौशाला की अध्यक्ष हूँ और मैं गौशाला का काम करती हूँ और करवाती भी हूँ और मेरे गौशाला में सब मशीनें हैं। मेरा नाम रजनी पटेल, मैं ग्राम बराठा से आई, तहसील साहेगढ़, जिला सागर। मैं गौशाला की अध्यक्ष हूँ। मेरी गौशाला में बहुत प्रकार के सामान बनाते हैं हम लोग, जैविक खाद भी बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति भी बनाते हैं, मेहंदी कोन भी बनाते हैं, दीपक भी बनाते हैं और हमें 10 महिलाएं मिलकर काम करते हैं और मेरे गौशाला में 408 ढोर है। सर, हम मीरन से आए, हमारा नाम पूनम पाल है, लकड़ी बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, खाद भी रखा है सर। माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत के पूर्व विषय विशेषज्ञों द्वारा गोपालकों को गौशाला प्रबंधन व पशुपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा। मंच के सामने से आप सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा जो भी अच्छा हो सकता है गायों के लिए अपनी तरफ से, पहले तो लोग बोलते थे कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए रखी जाती है। क्यों? उसके सम्मान के लिए बोलते थे कि गाय के लिए रोटी रखी जाती है, पहला ग्रास गाय के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसको तो अंतिम भी नहीं मिल रहा। हमारी तरफ से एक नैतिकता के रूप में कहा जाए कि जो भी गाय लग रही है, जिसने हमें दूध पिलाया है, वो माँ के समान होती है, उसको सड़कों पे नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात, जिससे कि हमारी गौशालाओं में निराश्रित जीव कम होंगे। दूसरी बात, जो भी गौशाला में अगर पशु आ रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए हमारे स्व सहायता समूह जो है, महिलाएं जो भी कर रही हैं और भी जो सचिव सरपंच हैं जो कुछ गौशालाएं लिए हुए हैं या हमारे साथी डॉक्टर्स जो इंचार्ज हैं, कि हमारे जितने भी पशु हैं
उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोगों से जो भी सहयोग बन पड़ता है वो तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो निराश्रित जीव है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है वो गौशाला में रखे जा रहे हैं, पैर टूटा है तो मर ही रही है। तो इसके लिए हम लोग एक नवाचार ये कर सकते हैं कि देखिए बहुत सारे आप जैसे हमारी रहेली गौशाला है उसमें अच्छा कर रहे हैं कि भाई जितने भी निराश्रित गौवंश हैं, सड़क पे कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो लेके रख रहे हैं, उसकी इलाज करा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो है कि गौशाला से इनकम के लिए एक इनकम जनरेट हो सकती है। साइंटिफिक रूप से हमारे जो भी वर्मी कंपोस्ट खाद है, जो गाय के गोबर से खाद बनता है, आप लोग खेत में डाल के देख लीजिए, एक खेत में यूरिया डाल के देख लीजिए, डीएपी डाल के देख लीजिए, एक में केवल गोबर का खाद डाल के देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। गाय से जो भी प्रोडक्ट है, गाय का कोई भी प्रोडक्ट है वेस्ट नहीं जाता है अगर हम उसका सही उपयोग करें, खेतों में उसका सही उपयोग करें। जो हमारा खान पान पहले प्रोडक्शन कम होता था लेकिन सही होता था, जो भी हम खाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, आप बाजार से लेके खा सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, बाजार से लेके आप खा सकते हैं, क्या सही है वो? आपको क्या पता कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक कोई आपने देखा थोड़ी उसका कि प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक है ये। तो ऑर्गेनिक जैसी चीज क्या होती है, ये हमारी गौशालाओं में, ये हम लोगों को जो भी गौशाला है, हर एक गौशाला में एक ऑर्गेनिक आप फार्मिंग का प्रोजेक्ट रख सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। प्रत्येक गौशाला में जितनी भी समूह की महिला अध्यक्ष या सचिव आई हुई है और एनआरएलएम से जो भी आए हुए हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि हर एक गौशाला में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट आप लोग बनाएं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग सहयोग कर देंगे कि आप बनाएं, कोई भी लोग देखने आता है गौशाला उनको बताएं, अच्छा लगेगा उनको कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। भाई आपने जो गोबर का खाद है, आप लोग सोचते गोबर ही तो वेस्ट है, आप लोग उसी में लगे रहते कि अरे यार ये तो गोबर है, गोबर 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 गोबर, कौन देखे गोबर? इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये गोबर। आने वाले 8-10 साल में आप देखना इसका भविष्य कितना अच्छा होता है कि गोबर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था गोबर खरीदने की स्कीम। जैसे हम लोग को भी कभी गार्डनिंग करते हैं, पैसे वाले लोग तो बहुत हैं लोग इस दुनिया में, गार्डनिंग करते हैं तो उनको गोबर की खाद चाहिए पड़ती है, तो बोलते हैं वो हम किसी से क्यों पूछें, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ऑनलाइन आप वर्मी कंपोस्ट खाद का डाल के देखें कितना महंगा आता है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले माननीय अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं से सुसज्जित स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन तथा गौ माता पूजन से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री लखन पटेल जी एवं विशिष्ट अतिथि सागर के माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी के कर कमलों द्वारा हुआ। पूजन के बाद माननीय अतिथियों का स्वागत संयुक्त संचालक श्री जी.के. वर्मा जी, डॉक्टर समीर यादव प्रभारी उप संचालक और आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक श्री राधे तिवारी जी द्वारा संयुक्त रूप से शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस गरिमापूर्ण अवसर पर विशिष्ट अतिथि सागर के माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज हम सब लोगों का खास तौर से गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के क्षेत्र में जो गौपालक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे सागर और आसपास के जितने गौशालाएं का संचालन करने वाले जो हमारे समाज के श्रेष्ठ जन हैं, उन सब की गरिमामय उपस्थिति में और हम सब बहुत ही आनंदित हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के जिनके जिम्मे पशुपालन एवं डेयरी जैसे महत्वपूर्ण एक शब्दावली अभी हमने देखी, आधारभूत, इनका डिपार्टमेंट वास्तव में महत्वपूर्ण और इसलिए भी है कि आधारभूत डिपार्टमेंट है। इसके बगैर हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम भारतीय जीवन की कल्पना बगैर गौ माता के संभव नहीं है। जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, इसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से सम्मानीय लखन पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों ना कोई कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए ताकि हमारा गौ पालन, गौ संवर्धन और जो प्रजनन का केंद्र है उसकी सार्थकता बनाए रखते हुए, जो अभी हमने देखा यहाँ पे मगरोन, साकेत धाम, जिस तरह के उन्होंने उत्पाद बनाए हैं, मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और जब वो एक कार्य मगरोन की गौशाला में हो सकता है तो सागर की देवोदय गौशाला में क्यों नहीं हो सकता? सागर की सबसे प्राचीन गौशाला
संचालन करने वाले, इनकी गौशाला में क्यों नहीं हो सकता? आवश्यकता इस बात को लेके है कि हमें उन तमाम चीजों के प्रति जानकारी हो और किस तरह से हम उनका उत्पाद कर सकते हैं। आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि आज हम कितने भी ग्लोबल हो जाएं, लेकिन इस देश के अंदर हमारी समृद्धि, हमारा विकास, हमारी संपन्नता, जब तक गौ माता का संरक्षण नहीं होगा, जब तक गौ माता का अस्तित्व खतरे में रहेगा, जब तक आपकी संपन्नता भी खतरे में ही रहेगी। आप कभी वैसे संपन्न नहीं हो पाएंगे जैसे संपन्न होने चाहिए। एक जमाना था जब किसी भी राज्य का, किसी भी संस्थान की जो प्रगति है गौधन से मापी जाती थी। अगर किसी राजा की शक्ति बतानी हो तो उनकी सेना के बाद अगर उनकी संपन्नता का विषय आता था तो एक ही विषय आता था कि उस राज्य में इतना पशुधन है। पशुधन से ही हम किसी भी राज्य की संपन्नता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया? आज स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। स्थितियां परिवर्तित हुई हैं तो आप देखिएगा उसका दुष्परिणाम आपके सामने है। ये मार तमाम बीमारियां, ये बीमारियां कहां से पैदा हो रही हैं? आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। अब हमें पुनः कम से कम हमारी जीवन शैली जो है, जो गौ आधारित थी और गौ आधारित जीवन शैली हो। हमारे जीवन में जो गोबर है, गोबर से बने हुए जो उत्पाद हैं, उनका उत्पादों का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते? जिस दिन हम जड़ों पे लौट आएंगे, एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। हमारी माताओं बहनों की बड़ी संख्या देख के मेरा मन बहुत प्रसन्न है। हमें कल्पना नहीं की थी कि इतनी गौशालाओं में हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। और मातृशक्ति जहां पूरी ताकत के साथ काम करती हो, उस समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माननीय मंत्री श्री लखन पटेल जी ने उपस्थित लोगों से मुखातिब होकर कहा, मैंने एक संगोष्ठी बुलाई, बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया कि भाई आपके पास कोई योजना है तो आप बताओ। मैंने अपने भाषण में या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुझे मौका मिला तब मैंने कहा कि किसी के पास भी अगर कोई योजना है तो वो आके मुझे बताए। मुझे किसी भी हालत में ये चैलेंज है, टास्क है मेरा कि गौ माता सड़क पर नजर ना आए। मैं आपको ये इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि जितनी चिंता आपकी है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि इस समस्या का निदान होना चाहिए। मैंने पहले दिन जैसे ये बात मेरे सामने आई कि जो गौशालाओं के लिए राशि दी जाती है, तो मेरा पहला सवाल था ये बहुत कम है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बात रखी तो उन्होंने कहा इसको बहुत जल्दी अपन कुछ फैसला करके बढ़ाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि सागर का कोई एनजीओ या कोई ऐसे लोग सामने आए या डिपार्टमेंट सामने आए, कोई फ्रूटफुल योजना बनाकर, चाहे कोई गॉटरी का बहुत बड़ा फार्म खोले, इसमें ब्रीडिंग का भी काम हो और भी दूसरे काम हो, जैसे अभी अपना इसका शायद भैंसों का चल रहा है, दूसरे भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। गॉटरी एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक हमारा भाव बदलने की जरूरत है। अगर ये इस काम में हमने इसको बढ़ा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सागर का जो नक्शा बदलने की बात करें वो बदल जाएगा। तो बताना भी चाहता हूं और आप सबसे भी कहना चाहता हूं, हम अगर कभी किसी राज्य की तुलना करते हैं तो हम गुजरात को बहुत आगे पाते हैं। और अगर हम गुजरात को आगे पाते हैं तो मैंने वहां जाकर भी देखा और कई किताबों में ही पढ़ा कि अगर वो आगे है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वहां की गौ सेवा, गौ पालन, और जो किसान वहां कर रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है। हमारे यहां भी होता है लेकिन व्यावसायिक तरीके से नहीं होता। तो जिस दिन हम उसको व्यावसायिक तरीके से करने लग जाएंगे तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दोगुनी करना,
एकमात्र साधन है कि जिससे किसान की आय दुगनी हो सकती है। अगर हमने गौ पालन शुरू कर दिया अच्छे व्यावसायिक तरीके से तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी ही, और साथ साथ आपका जो कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तो जब गाय के पास सुबह जाता हूं तो मेरी आधी तबीयत ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमने जो आपसे निवेदन किया कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि गाय कैसे घर के अंदर रहे, और जो करने की बात है वो भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत किनारे पहुंच गया। बहुत जल्दी परिणाम आपके सामने आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, अगर गौशाला को ठीक करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो जब तक गौ उत्पाद से हमको पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम उसको आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। आप लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं? अभी मैं एक चीज ढूंढ रहा था तो कोई बड़ी कंपनी आई, उस इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोलियम हो, जो कोई भी ऐसे जो कंपनी है जो सीएनजी बनाती है, इन किसी से एग्रीमेंट हो जाए। भी मैं 5 दिन पहले दिल्ली में था तो हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं माननीय रूपाला जी, उनसे मिला। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसको तो कुछ मदद करो। तो उन्होंने कहा योजना बना के लाओ, भारत सरकार पूरी मदद करेगी। अब देखिए, लोग काम करेंगे तो रास्ता अपने आप मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कही गौपालन वाली, उसका निदान क्या होगा? उसका निदान तभी हो सकता है जब हमको पैसा मिलने लगे। तो जैसे ये उत्पाद बना रहे, ये भी एक साधन है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा रास्ता मुझे मिला है वो रास्ता ये है कि हम गैस कंपनी को देने वाले हैं, जिसका एग्रीमेंट हुआ आईओसी कंपनी से एग्रीमेंट हुआ। वो मेरे पास अभी 4 दिन पहले आए थे और कहने लगे साहब ये हमें गौशालाओं का हमें कुछ हमारी मदद कर दो, जिसमें हम गोबर गैस लगा करके उनसे गैस ले लें। तो मैंने कहा आप उल्टा काम कर रहे हो, आप हमसे गैस लो ना। तो वो तैयार हो गए, बोले इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप पूरा प्रोजेक्ट बना के लाइए और मैं इस पे एग्जीक्यूट कराऊंगा। अच्छा, अब आप बताओ, अगर एक गौशाला में 200-300 जानवर या 400 जानवर हैं और हम वहां बड़ा 200 घन मीटर या 300 घन मीटर का गोबर गैस लगा लें तो हमको अच्छी गैस मिलेगी ना, बहुत मिलेगी। और गैस खरीदने के लिए हम तो ये अभी भी कह रहे कि आप एक हिसाब बनाओ कि जब मैं एग्रीमेंट करूं उससे पहले आपसे हिसाब ले लूं कि अगर हम उसको गोबर की गैस दे रहे हैं तो वो कितने रुपए से हमको देना चाहिए, गैस का वॉल्यूम किलो से हमको कितने रुपए से देना चाहिए, जिससे गौशालाओं को फायदा हो। ये आप लोग एक कैलकुलेट करेंगे, अगर हम 100 घन मीटर या 200 घन मीटर का गैस लगाएं और उससे हमको दिन भर में कितनी गैस मिलेगी, जिससे कि हमको पैसा कितना मिलना चाहिए। एक आइडिया, जब हम उनसे बात करेंगे तो हमें आइडिया भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें जिससे आपको फायदा ना हो। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि गौशालाओं को फायदा हो। तो आपके पास अगर कोई ऐसा है, डिपार्टमेंट से भी मैं कहना चाहता हूं कि इसको एक बनाएं कि कितने रुपए किलो में हमको ये गैस पड़ेगी, जिससे हमारी गौशाला को फायदा होगा। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? हमारी गौशाला में सुधार आएगा। तो ये बहुत जल्दी है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और गौशालाओं की प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बेहतर कार्य के लिए उन्हें इस कार्यक्रम में माननीय अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। तो वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली गौशालाओं को अनुदान राशि भी वितरित की गई। कार्यक्रम के अगले क्रम में आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गौशालाओं के बेहतर कार्य करने वाले 2 समूह को प्रशस्ति पत्र वितरण के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं। पहला है बरायठा राम राजा समूह, जिन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया है। दूसरा है पड़रिया लक्ष्मी समूह। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गौशालाओं को जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान राशि प्राप्त हो रही है, उसके प्रतीकात्मक चेक वितरण हेतु मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर अनुरोध करूंगा। उनके लिए यह प्रतीकात्मक चेक दिए जा रहे हैं। 91 लाख का यह चेक अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंत्री पशुपालन विभाग के द्वारा यह दूसरा चेक भी गौशालाओं के लिए अनुदान राशि। आप बहुत जोरदार तालियां बजाएं। मध्य प्रदेश सरकार कितना गौशालाओं के लिए समर्पण कर रही है, वह आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। डॉक्टर बीके शर्मा, पशु चिकित्सक सागर द्वारा इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ इस 1 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ।